हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फस पेयर और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, आपकी पहली रीडिंग है आपका आइसोमॉर्फस पेयर। तो आइसोमॉर्फस पेयर में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम जो होते किसी कंपाउंड में, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए और उनकी जो सेंट्रल एटम की बैलेंसी है वो सेम होना चाहिए और उनका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। आइसोमॉर्फस पेयर हैविंग सेम डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। ठीक, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में है, अलग अलग कंपाउंड में, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और बैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की बैलेंसी भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और उसका जो शेप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपकी सेम होगी तो ऐसे पेयर्स आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फस पेयर। ठीक, तो जैसे एग्जांपल, जैसे आपका FeSO4 7.7H2O जिसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल। और आपका है ZnSO4.7H2O जिसको बोलते हैं वाइट, ठीक है, वाइट विट्रियोल, और आपका है MgSO4.7H2O, इसका नाम है इप्सम साल्ट। ठीक है, इप्सम साल्ट। इनमें देखिए, इनकी बैलेंसी, इसकी भी +2 होगी, इसकी भी +2 होगी और इसकी भी +2 होगी। तो देखिए, सेंट्रल एटम पे जो बैलेंसी है तीनों कंपाउंड्स में सेम है। और इनमें नंबर ऑफ एटम देखिए, 1 2 4 2 6 और 7 वाटर, 6 ये और 7 वाटर, इसमें भी 6 ये 7 वाटर, 6 ये सारे एटम्स 7 वाटर। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट एटम जो हैं वो भी इन तीनों कंपाउंड में सेम है और इनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो ये आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फस पेयर। एक और होता है आपका ब्लू विट्रियोल, तो इन्हीं के जैसा होता है पर उसका CuSO4.5H2O। ठीक, तो इन्हीं से मिलता जुलता नाम है ब्लू विट्रियोल। ठीक, तो लेकिन ये आइसोमॉर्फस पेयर नहीं है। तो ये जैसे ग्रीन विट्रियोल है, वाइट विट्रियोल है, उसी तरह से ब्लू विट्रियोल होता है, तो उसको भी आप इसी के साथ याद रखिएगा। ठीक, और जो है अगला एग्जांपल है जैसे ऑल एलम्स। ठीक है, ऑल एलम्स, तो जितने भी एलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके आइसोमॉर्फस पेयर, यानी कि फिटकिरी। एलम्स को बोलते हैं फिटकिरी, ऑल एलम्स फिटकिरी। अब ये जो आइसोमॉर्फस पेयर्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो दे कैन ग्रोन ओवर ईच अदर, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन हैं। पहला, दे आर आइसोमॉर्फस पेयर, 2 पेयर दिया गया है, उनमें पहचानना है कौन कौन से आइसोमॉर्फस पेयर हैं। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
तो पहला इनमें देखना है कि दोनों आइसोमॉर्फस पेयर हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम 1 2 5, 1 2 5 नंबर ऑफ एटम सेम है। अब इनकी बैलेंसी देखते हैं। तो क्लोरीन की बैलेंसी निकालेंगे तो कितना होगा। तो देखिए ये इसको हम x मानेंगे, इसका हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। तो देखिए इसको हम x मानेंगे और इसका +1 होगा, प्लस इसका होगा -6 बराबर 0। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो इसकी भी बैलेंसी 5 हो जाएगी। ठीक, तो बैलेंसी तो दोनों की सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है। तो देखिए कंडीशन क्या है, शेप भी सेम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे। देखिए इसको हम x मान लेंगे, इसका +1 होता है प्लस और इसका क्या होगा -6 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1 घट जाएगा -5, उस तरफ जाएगा तो +5। तो देखिए इस पे भी +5 आएगा, इस पे भी +5 आएगा। नंबर ऑफ एटम भी सेम, बैलेंसी भी सेम। ठीक, लेकिन अभी शेप सेम होगा तब जाके ये आइसोमॉर्फस पेयर होंगे। तो चलिए शेप भी देख लेते हैं, शेप भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका शेप क्लोरीन, तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए एक आपका है सोडियम। ठीक, तो ये देखिए ये बन गया। तो इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3 होगा। ठीक, और शेप हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसकी बात करें तो देखिए ये होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी और यहाँ पे हम जोड़ दिए सोडियम। ये हो गया कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ से इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp2 होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको हाइब्रिडेशन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हाइब्रिडेशन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे शेप निकालना है तो यहाँ से हाइब्रिडेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको मान लेते हैं कि आता है। ठीक है, आगे हम इसको हाइब्रिडेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए शेप क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक, तो ये देखिए शेप अगर सेम होता तो ये आइसोमॉर्फस पेयर कहलाते। तो इसका मतलब इनकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नो। ठीक है, ये आइसोमॉर्फस पेयर हैं नहीं। ठीक, चलिए इनमें देखते हैं, इनमें बैलेंसी निकालें। तो देखिए इसका हम x मानेंगे। ठीक है, ये +2 है, प्लस इसका सल्फर का कितना हो जाएगा, सॉरी इसका तो x माने हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है। ठीक है, और ये 4 है तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस से माइनस, तो ये 8 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, तो देखिए इसमें से घट जाएगा +6 आएगा, -6 आएगा, उस तरफ जाएगा तो +6 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी बैलेंसी जो है वो कितनी हो जाएगी 6। इसकी निकालेंगे तो सेम वही चीज़ होगा, ये +2 प्लस इसको x माने। ठीक, ये भी कितना आ जाएगा -8 बराबर 0। ठीक, तो ये घट जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो इसकी भी बैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी 6 + 6। तो देखिए बैलेंसी दोनों में सेम। ठीक है, अब एटम देख लेते हैं। 2 1 3 4 7, 2 1 3 4 7, तो 7 एटम इसमें 7 एटम इसमें। नंबर ऑफ डिफरेंट एटम भी सेम, इनकी बैलेंसी भी सेम। अब इनका शेप दे लेते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बना लें। तो देखिए ये होगा, ऑक्सीजन को जोड़ा पहले सिंगल बॉन्ड से, ये 4 ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो देखिए इसको हमने पूरा किया, ये पूरा किया, तो सल्फर की 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बैलेंसी पूरी हो गई। अब देखिए अभी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट है, तो एक इधर सोडियम जोड़ देंगे और एक इधर सोडियम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई। अब इनका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ठीक है sp3 आएगा। ठीक है, sp3 हुआ तो क्या हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो ये क्रोमियम का ऑक्सीजन, ये पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम जोड़ दिया, यहाँ पे ये पोटेशियम, इसको इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई। तो देखिए इसमें भी 4 बॉन्ड हैं। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है 4। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका sp3 हुआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो अब देखिए
शेप भी इनका सेम आया, वैलेंसी भी +6 सेम, नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम। अब देखिए इनका शेप भी सेम हो गया, तो ये क्या आइसोमॉर्फस पेयर होंगे? यस, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फस पेयर होंगे। ठीक, तो चलिए नीचे एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ए मेटल सल्फेट, ठीक है, एक मेटल सल्फेट है जो कि आइसोमॉर्फस है जी इसके ZnSO4 7H2O, ठीक है, व्हाइट विट्रियोल के। कह रहा है कि कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है जिसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है। ठीक, तो चलिए देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो यहां पे बैलेंसी इसकी कितनी होगी? 2, ठीक है, इसकी बैलेंसी कितनी होगी? 2। तो अब देखिए पहले हम इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा लें। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। हमको ये चाहिए, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, बैलेंसी फैक्टर हम निकाल लें तो हमें एटॉमिक वेट पता चल जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए इक्विवेलेंट वेट दे रखा है कितना? 12। बैलेंसी फैक्टर हमको पता चल जाए तो एटॉमिक वेट पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि मेटल सल्फेट जो है वो आइसोमॉर्फस है ZnSO4 का, तो इसका पूरा कंपाउंड दे नहीं रखा है और बता दिया कि इसका आइसोमॉर्फस ये है। तो इसका मतलब यहां देखिए, इसका अगर हम बैलेंसी फैक्टर निकाल लें तो इसका भी बैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगा। तो यहां पे देखिए इस पे जो इसका बैलेंसी है, ठीक है, इस पे जो जितना चार्ज है यही इसका बैलेंसी फैक्टर होगा, कितना? 2। तो इसका बैलेंसी फैक्टर 2 होगा, तो जो मेटल सल्फेट है इसका भी इसका भी बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि ये इसके आइसोमॉर्फस है। ठीक, तो अब पता चल गया जब इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा। तो यहां पे ये हमें पता चल गया बैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। तो अब एटॉमिक वेट बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट जो कि 12 दे रखा है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा इनटू 2, तो कितना आ जाएगा आपका? 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 24। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आइसोमॉर्फस पेयर हो गया, अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेडिंग डालिए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, पहले लेक्चर में हमने इसको बताया है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, दोनों जो एटम्स होंगे जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वो दोनों एटम कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनके बीच में कैसा होगा? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक और लिखिएगा, सीधी सी बात करें तो किसी भी एटम के द्वारा, इसको लिख लीजिएगा, किसी एटम के द्वारा
किसी एटम को अपना डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी एटम को अपना डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत ठीक है जरूरत पड़ती है वो एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। किसी एटम को अपना डुप्लेट या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है वो एटम उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो जैसे हम एग्जांपल लेके आपको समझा दें, जैसे देखिए आपका H2O2 हो गया और जैसे अमोनिया, ठीक है। तो चलिए इनको हम दिखाते हैं। देखिए हाइड्रोजन इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो देखिए इसमें इसने अपना पूरा किया, ये हुआ। तो देखिए अब इसमें हाइड्रोजन जो होंगे ऑक्टेट तो पूरा करेंगे नहीं, इनका क्या होगा, डुप्लेट पूरा होगा, ठीक है। ये डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। इनमें देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक। तो इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखिए इसमें कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने शेयर कर लेते हैं। तो देखिए अब ये कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर 2 इधर 4 इधर, ठीक। तो इसने अपना क्या पूरा किया, ऑक्टेट, ठीक है। इसने भी अपना क्या पूरा किया, ऑक्टेट, 4 इधर 4 इधर। तो देखिए इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको। तो दोनों आपस में कितने बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड से, ठीक। इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। इसी तरह से इसको देखिए नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ये किसका, एक इसका, ठीक। तो अब देखिए अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक। हाइड्रोजन की बात करें तो ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ठीक। तो ये होगा, ठीक। तो देखिए नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने 3 बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना था तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा है। अगला हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना था, ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अगले को पूरा करना था, इसने एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये देखिए इसी हिसाब से कोवैलेंट की बॉन्ड की संख्या में पता चलती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन, जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो उतना ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं हम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी 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 क्या होती है इसको समझते हैं। तो कोवैलेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट
बॉन्ड फॉर्म बाई वन एटम, बाई वन एटम। ठीक, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम, किसी एक एटम के द्वारा, ठीक है, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंसी। ठीक है, कि कोई एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है वही उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। या नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगी। ठीक, तो अब जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे S8। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरह से जुड़ता है। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सल्फर की हमें क्या चाहिए, कोवैलेंसी। तो देखिए इसमें लिखा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन एटम, किसी एक एटम के द्वारा जितने कोवैलेंट बॉन्ड बने वही। तो हम देख लेते हैं किसी एक एटम के द्वारा, तो सल्फर के द्वारा देखिए सल्फर के द्वारा कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना है, एक इधर एक इधर। ठीक, तो 2, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 2। कोवैलेंसी कितनी होगी, 2। तो और हम ले लेते हैं जैसे H2SO4, तो इसमें जगह नहीं है, इससे हम मिटा दे रहे हैं, तो अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, वहाँ पर समझाते हैं। जैसे H2SO4, इसकी कोवैलेंसी देखनी है, तो क्या है इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। देखिए ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब सल्फर की हमें क्या चाहिए, कोवैलेंसी। तो सल्फर की यहाँ पे कोवैलेंसी देखिए कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी, 6। ठीक, अगर हमें ऑक्सीजन की मान लीजिए चाहिए, यहीं पे ऑक्सीजन का बोल दें, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2। देखिए ये 2 बॉन्ड बना है, एक इधर एक इधर। ठीक, तो ये होता है कोवैलेंसी। तो यानी कि या तो नंबर, अब उस एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। ठीक, या फिर उसमें क्या देख लीजिए, किसी एक एटम के द्वारा जितने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है वही उसकी कोवैलेंसी होगी। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए हम 2 और एटम लेते हैं, उनमें हम चेक करते हैं। पहले हमने ले लिया नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, बैलेंस सेल का, तो ये किसका है, सेकेंड पीरियड का है, तो ये होता है आपका, और किस ग्रुप का है, आपका 5वें ग्रुप का है। ठीक है, तो 2s2 2p3। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसमें हम फिलअप कर लेते हैं। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं आपके, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए अब ये नाइट्रोजन है, वो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंपली कितना बनाएगा, 3। ठीक है, तो ये जैसे अगर किसी से जुड़ना होगा तो देखिए जैसे ये जुड़ जाएगा,
NCl3। ठीक, एक इसमें लोन पेयर बचा रहेगा, तो ये होगा। अब हम फास्फोरस की ले लें, ठीक है, किसकी, फास्फोरस की। तो फास्फोरस, तो इसके हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इसी ग्रुप का है, ठीक है। फास्फोरस इसका कितना होता है आपका 15, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यही होगा आपका 2s नहीं, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो 3s2 और 3p3, ठीक है, 3p3। अब देखिए इसमें क्या चीज है, देखिए फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड से ही आपका डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो इसके पास क्या है, इम्पटी डी ऑर्बिटल भी है। क्या है इसके पास, इम्पटी डी ऑर्बिटल। तो हम देखिए 3d0 लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं। तो कि s में एक ऑर्बिटल, p में आपके 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखिए इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं था, तो ये मैक्सिमम 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता था। फास्फोरस के पास देखिए इम्पटी डी ऑर्बिटल है, तो ये मैक्सिमम, और इसका ये अपने क्या कर सकता है, अपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को बढ़ा सकता है। कैसे देखिए, तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो अभी क्या होगा, सिर्फ अगर पी सब सेल का अगर इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा तो ये केवल बनाएगा आपको 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। इसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा। लेकिन देखिए इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है, तो हम इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। चलिए एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं इसको। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां चला जाए आपका, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा आपका, डी ऑर्बिटल में। तो अब देखिए इसका ये हो जाएगा, ठीक। और देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में गया, आपका डी में, यहां पे, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कितना, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से ये बना लेगा, ठीक है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात समझ में आई। तो इसीलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है कि NCl5, ठीक है, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बिकॉज इम्पटी डी ऑर्बिटल absent while PCl5 exist, ठीक है। NCl5 जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि PCl5 आपका एग्जिस्ट करता है। तो देखिए NCl5 जो है वो आपका एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास जो होता है वो इम्पटी डी ऑर्बिटल, ठीक है, जो इम्पटी डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। इम्पटी डी ऑर्बिटल क्या होता है, वो आपका अब्सेंट होता है, जबकि PCl5 थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है, तो इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ले जाके अपना इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में पहुंचा देता है, उसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये क्या कहता है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। तो आप समझ में आ गया। तो अभी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं।
तो एक्साइटेशन एनर्जी इज overcome by energy release to extra covalent bond formation. एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. एक्साइटेशन एनर्जी इज ओवरकम बाय एनर्जी रिलीज टू एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है, एक्साइटेशन एनर्जी एक्चुअल वो होती है, ठीक है, जो लो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक ले जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी. और एक्साइटेशन एनर्जी जो होता है वो एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, तो अब बात करते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल. मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल. मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल, ठीक. तो मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल दिया था सिडविक ने, ठीक. तो इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू हिम, सिडविक के अकॉर्डिंग, एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक, एन एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यानी कि उसका जो पीरियड नंबर होगा 3 या 3 से अधिक होना चाहिए, कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. ठीक है, तो जिन एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं. इसका मतलब ये है, ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मतलब है कि इट कैन एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल. ठीक, तो एक्सपेंड करने का मतलब है कि ये अपने जो बैलेंस सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो यही है एक्सपेंड का मतलब. ठीक, तो अब एक क्वेश्चन है कि इनर्ट गैसेस जेनान हैव कंप्लीट ऑक्टेट. ठीक है, इनर्ट गैसेस जैसे जेनान है, इसका भी क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बट स्टिल दे फॉर्म कंपाउंड. हाउ? ठीक, फिर भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं. तो जेनान जो होता है वो किसका है, इनर्ट गैस है, और ये क्या किसका है, 5वें पीरियड का है. ठीक, तो जेनान किसका है, यन इसका है 5वां पीरियड. ठीक, और ये 8वें ग्रुप का है, तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका क्या होगा, 5s2 और 6. ठीक है, 5p6. तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जेनान इसका पीरियड नंबर 5वां होगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5वां, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 और 5p6. ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे ये कंपाउंड्स बनाता है. तो पहले हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को वो कर लेते हैं. और देखिए अब इसका जो पीरियड है वो 3 से अधिक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी होगा. ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं. तो चलिए हम यहां से वो करते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी में आपके 5 ऑर्बिटल्स. कोई बात नहीं, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5. ठीक, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर देते हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, भर दिए. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिए. अब देखिए, अब ये जो है ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है. ठीक है, ये क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप है
ऑर्बिटल में कुछ इस तरह से। तो ठीक, तो देखिए इसमें जो ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से, इसमें एस बी ऑर्बिटल फुलफिल है और आपका पी बी ऑर्बिटल फुलफिल है। ठीक, तो अब देखिए फिर भी ये कंपाउंड बनाता है, तो कैसे बनाता है? ग्राउंड स्टेट से हम इसको किस में ले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, तो जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये क्या होगा आपका, पहले आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें देखिए ये आपका अनपेयर्ड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन किस में हो गया? डी में। ठीक, इसमें गया। तो अब देखिए इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा जेनान F2 कुछ इस तरह का। ठीक, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो देखिए जेनान F2 इस तरह का हुआ। अब हम एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था, अब इसको हम एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में ले जाएं। ठीक, तो देखिए इसका एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा किस में? डी में। ठीक, तो ये फर्दर ये हो जाएगा आपका। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन आपका डी में चले जाएंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसमें कितने हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ इस तरह का जेनान F4। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जेनान क्या होता है, जेनान को हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाके इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड कर देते हैं, और फिर ये जैसे ही अनपेयर्ड होते हैं ये कंपाउंड आपस में दूसरे एटम से जुड़ के ये नया कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इनर्ट गैसेस होते हुए भी ये क्या करता है? जेनान कंपाउंड बना लेता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैक्सिमम कोवेलेंसी का हम डिफिनेशन बात करें, तो अभी तो हमने आपको ये सिखाया, तो इसको हम डिफिनेशन इसका लिख दें। मैक्सिमम कोवेलेंसी डिफिनेशन। ठीक, तो मैक्सिमम एटम्स दैट कैन बी joined by a single atoms, ठीक है, called as मैक्सिमम कोवैलेंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम एटम्स दैट कैन बी ज्वाइंड बाय ए सिंगल एटम कॉल्ड एज मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो किसी एक एटम के द्वारा अधिक से अधिक जितने एटम्स कंबाइन हो सकते हैं वही आपका मैक्सिमम कोवैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम देख लेते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड का जो वैलेंसी वो होगा, क्या होगा आपका 2s2 और आपका हो जाएगा 2p3। ठीक है, 2sp2 2p3। जैसे हम इसका ले लें सेकेंड पीरियड का नाइट्रोजन का ले लें, एग्जाम्पल आपका नाइट्रोजन का ले लें। ठीक है, नाइट्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s2 2p3। तो यहां पे तो चलिए इसमें देखते हैं। अब इसका हम करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये तो देखिए इसमें क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास इम्पॉर्टेंट सेकेंड पीरियड का है, तो इसके पास इम्पॉर्टेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इम्पॉर्टेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो फर्दर हम इसको एक्साइट नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम कितना आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो देखिए सिंपली क्या होगा, ये अनपेयर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एटम जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है,
3 तो ये आराम से जुड़ जाएगा, लेकिन बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो ये भी तो अनपेयर्ड हो सकता है, ठीक है, या अनपेयर्ड नहीं होगा तो ये लोन पेयर डोनेट करके किसी से अपना नया बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, एक टाइप का वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो अभी मैक्सिमम कितना बनाएगा, 4 कोवेलेंट। रियल में कितना बना रहा था, 3 ही, लेकिन अब मैक्सिमम की बात करें तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके भी एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना बनाएगा, 4। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो NH4+, ठीक है, NH4+। देखिए NH3 होता है, इसके पास एक लोन पेयर है H+, इसको एक लोन पेयर चाहिए तो ये इसको डोनेट किया तो ये आके जुड़ गया, ठीक है, तो ये बन गया आपका NH4+, ठीक, ये कंपाउंड बन गया। तो ये समझ में आ गया होगा जैसे। तो इसने क्या किया, अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट कर दिया और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया और बन गया आपका नया कंपाउंड NH4+, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसकी वैलेंसी नहीं हो सकती। तो अब इसमें बात करें कोवैलेंसी, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4, ठीक। अब जैसे हमने सेकेंड पीरियड का ले लिया, अब एक हम थर्ड पीरियड का ले लेते हैं, ठीक है, एक थर्ड पीरियड का ले लेते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड का ही एक और ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, सेकेंड पीरियड का ही एक और ले लेते हैं। जैसे हमने बोरान ले लिया, ठीक है, क्या लिया, बोरान। अब बोरान की बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करें तो कितना होगा, 2s2 और 2p1, ठीक, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का है तो 2s2 2p1। तो इसमें बात करें तो देखिए ये होगा, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, एम्प्टी हैं, ठीक है, इसके 2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, एम्प्टी हैं। तो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाके वो कर दें, तो देखिए ये अब एक ऑर्बिटल इसका एम्प्टी है, तो 3 तो देखिए क्या करता है, आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये मान लीजिए कोई एटम है, इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया। अब इसका एक ऑर्बिटल्स क्या है, एम्प्टी है। तो अब ऐसे एटम से ये जाके जुड़ेगा जो इसको लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये क्या करेगा, पहले में ये क्या कर रहा था, लोन पेयर डोनेट कर रहा था, अब ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तब पे भी तो इसके 4 बॉन्ड बनेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें तो ये हो जाएगा BF4-, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है आपका, BF3 होता है, ठीक है। अब इसको क्या कहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ऑक्टेट पूरा करना होता है, ठीक है। अब ये किसी नए फ्लोरीन से क्या करेगा, एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। तो अब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, कुछ ये बन जाता है, ठीक, कुछ ये कंपाउंड बन जाता है। तो ये समझ में आया, तो इस तरह से। तो इसकी भी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हुई, 4। तो अब हम ओवरऑल समझा दें आपको, लिख लीजिएगा इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर हम बात करें n बराबर 2 तो इसका जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो 4 होगी, ठीक है, कितनी, 4। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अभी आपने 2 एग्जाम्पल लिया, एक होगा NH4+ और एक हो गया आपका BF4-, ठीक। तो ये हो गया। अब n बराबर 3 ले लें, यानी कि जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी आपकी, 6, ठीक। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात कर लें, ठीक, तो ये जैसे हो जाएगा आपका PCl6- और आपका हो जाएगा H2O6 3+, ठीक। तो इनमें देखिए फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। तो देखिए
जो सेकेंड पीरियड के होंगे उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी आपकी 4 होगी, थर्ड पीरियड की जो होंगे उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होगी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं।